हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो आज हमारी अंडरस्टैंडिंग डेटा साइंस में सेकंड वीडियो है। इसमें मोस्टली हम डेटा एनालिटिक्स के ऊपर हम कुछ कॉन्सेप्ट्स कवर करेंगे। हमने पिछली वीडियो में अपने डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशंस एंड बेसिक्स में कुछ कवर करा था। वो वीडियो पे आप प्लीज़ देखिए, अगर अभी तक आपने नहीं देखी है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दैट इज़ समवॉट नेसेसरी सो दैट यू गेट अ बेसिक आइडिया कि हम इस वीडियो में क्या क्या डिस्कस करेंगे। राइट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो डेटा एनालिटिक्स एनालिटिक्स ना बेसिकली हम तीन ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड कर पाते हैं। तो सबसे पहले आती है हमारी डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स, सेकंड है प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स एंड थर्ड इज प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स। तो ये टर्मिनोलॉजीज हैं जो यूजली हम इंडस्ट्रीज़ में बहुत स्टैंडर्डली यूज़ करते हैं। तो एक बार हम देखते हैं कि तीनों का मतलब क्या होता है एंड व्हेन वी से डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस रन करनी है, सो हाउ इज़ इट डिफरेंट फ्रॉम प्रिडिक्टिव एनालिसिस एंड या व्हेन टू डू व्हाट। तो थोड़ा सा अगर हम वैसे नाम से भी देखें, डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस हमें क्या बताता है कि हम एनालिसिस कर रहे हैं ऑन सम डेटा दैट इज़ डिस्क्रिप्टिव। तो हमने क्या करा, वी हैव टेकन सम डिसीजन ऑन पास्ट एंड प्रेजेंट डेटा। मेरे पास पास्ट का डेटा है, मेरे पास अभी तक प्रेजेंट डेटा है जो भी यूज़र परफॉर्म कर रहा है, एंड देन आई एम टेकिंग सम डिसीजंस बेस्ड ऑन दैट, राइट, दैट हैज़ ऑलरेडी हैपेंड। प्रेडिक्टिव एनालिसिस क्या है? तो प्रेडिक्टिव एनालिसिस एक स्टेप ऊपर आता था डिस्क्रिप्टिव के, कि मैंने पुराना डेटा तो यूज़ करा ही, पास्ट डेट एंड प्रेजेंट डेटा, बट उसका यूज़ करके मैंने एनालिसिस के साथ साथ फोरकास्ट भी करा कि अगर उसने पहले ऐसे करा था तो अब वो आगे with some confidence I can say this is the future steps that could happen in the future, right। प्रिस्क्रिप्टिव एनालिसिस क्या हो जाएगा कि यहाँ पे अब कोर्स ऑफ ऑप्शन आ जाएंगे कि प्रेडिक्टिव एनालिसिस क्या हो गया, मेरा स्पेसिफिक फोरकास्टिंग हो गया। अब प्रिस्क्रिप्टिव क्या आ गया, व्हाट शुड बिजनेस डू। बेसिकली वो क्या करता है, आंसर्स व्हाट इफ क्वेश्चंस, कि अगर ऐसा होता, इफ दिस देन दिस, राइट। तो एक बार फिर से गो थ्रू करते हैं हम क्विकली। तो डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस में क्या होता है, एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं, राइट। तो अभी फुटबॉल वर्ल्ड कप खत्म हुआ है, आई थिंक सबने फॉलो करा होगा, फुटबॉल इज अ वर्ल्ड वाइड फॉलोड, सो राइट। तो लेट्स अज्यूम कि एक फुटबॉल की लीग चल रही थी जिसमें 20 मैचेस होते हैं। एक अपना प्लेयर था कोई, लेट्स कॉल हिम क्रिस्टल मेल्डन, ठीक है, लेट्स अज्यूम क्रिस्टल मेल्डन वॉज अ प्लेयर, राइट। सो डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस क्या हो जाएंगी कि उसने 20 गेम्स में कितने गोल्स मारे, और उसके गोल्स पर मिनट कितने थे, उसका एवरेज डिस्टेंस कवर्ड कितनी थी। तो जो जो उसने पास्ट डेटा जो जो हो चुका है, राइट, तो उसका मैंने कुछ एनालिसिस या कुछ ट्रेंड्स पोस्ट करे, सो दैट वुड बी डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस। प्रेडिक्टिव एनालिसिस क्या हो जाएगा कि आई एम फोरकास्टिंग कि अब जो नया नेक्स्ट मैच द प्लेयर इज गोइंग टू प्ले, उसमें हाउ विल द प्लेयर परफॉर्म, राइट, वो मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूँ यूजिंग इट्स पास्ट डेटा, सो दैट वुड बी प्रिडिक्टिव एनालिसिस, राइट। प्रिस्क्रिप्टिव एनालिसिस क्या हो जाएगा कि मैं प्रिडिक्ट तो कर ही रहा हूँ, बट आई एम ऑल्सो कंसिडरिंग आंसरिंग व्हाट इफ क्वेश्चंस, इफ देन क्वेश्चंस, कि अगर बारिश होगी तो क्या होगा, तो मैच में कैसे इम्पैक्ट पड़ेगा वो, अगर इफ इट इज़ अ सनी डे, इफ इट इज़ अ स्नोई डे, राइट, व्हाट इफ, हाउ डज इट मैटर, जो बाकी के 10 लोग और खेल रहे हैं उसकी टीम में, वो कौन कौन होंगे, उसकी उसकी परफॉर्मेंस में क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। So on a broader level, considering all the various factors, considering all what if questions, so that is more of prescriptive analysis, right। तो एग्जाम्पल्स भी हमने ऐसे लिखे हुए, नंबर ऑफ ट्वीट्स, फेसबुक लाइक्स एक्सेट्रा, दैट इज मोस्टली डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस। प्रेडिक्टिव एनालिसिस क्या हो जाता है, fraudulent cases in car insurance, improves customer service, and prescriptive analysis would be bankings में fraud detection। तो आई थिंक ब्रॉडली क्लियर हो गया है। तो यहाँ से हम यूज़ केसेस भी सोच सकते हैं, राइट, कि डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस क्या होगा कि मेरे को डैशबोर्ड चाहिए अपने करंट प्रोसीडिंग्स, करंट इन्फॉर्मेशन के साथ साथ जो जो मैं अभी तक हो चुका है, सो दैट वुड बी डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस, कि कौन सी ट्वीट पे सबसे ज़्यादा लाइक्स हैं, फेसबुक पे कौन से यूज़र सबसे ज़्यादा फोटोज़ पोस्ट कर रहा है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। प्रेडिक्टिव एनालिसिस का हम यहाँ पे यूज़ करते हैं कि मतलब कंपनीज को कैसे फ़ायदा हो रहा है, राइट। एग्जाम्पल में हमने क्या लिखा है, फ्रॉडुलेंट केसेस इन कार इंश्योरेंस। तो एज सुन एज द यूज़र गिव्स हिज और हर इंफॉर्मेशन, राइट, कि उन्होंने अपना कार इंश्योरेंस के लिए उन्होंने अपना सारा जब भी डेटा दिया, तो द सिस्टम इज स्मार्ट इनफ दैट इट कैन रन सम एनालिसिस
and with some confidence say if it is a fraudulent case or not. करेक्ट. तो अगर वहाँ पे हम कॉन्फिडेंस से कह पाएंगे कि ये फ्रॉडुलेंट केस है, तो जो हमारा कंपनी का टाइम है इन इवैल्यूएटिंग दैट केस वुड बी लेसर. एंड मतलब उनको पहले से डायरेक्शन होगी, राइट. इवन इफ लेट्स अज्यूम कि हमें कहीं ना कहीं ह्यूमन इंटरवेंशन चाहिए, बट एटलीस्ट द सिस्टम इज स्मार्ट इनफ कि वो हमें हेल्प करे टू रिड्यूस द टाइम. सो कंपनी का कॉस्ट डिक्रीज करे वो. एट द सेम टाइम इट इज़ ऑल्सो इम्प्रूविंग द कस्टमर सर्विस. क्यों? जो हमारा टाइम टू हैंडल सच केसेस है दैट इज रिड्यूसिंग. सिमिलरली प्रिस्क्रिप्टिव एनालिसिस में क्या आ गया हमारा एग्जाम्पल, बैंकिंग्स में फ्रॉड डिटेक्शन. आई होप दिस वॉज क्लियर. कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं एंड विल बी हैप्पी टू डिस्कस इट. ग्रेट. अब हम आते हैं एनालिटिक्स लाइफ साइकिल पे. तो एनालिटिक्स लाइफ साइकिल में अब हमने देखा कि 3 तरीके के एनालिटिक्स हैं. अब सबसे पहले हमें चाहिए क्या इसमें, कोई भी एनालिटिक्स हमें रन करनी है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है हमारा, यस, पास्ट एंड प्रेजेंट डेटा. तो हमें डेटा एक्सट्रैक्ट करना या फिर डेटा एक स्ट्रक्चर फॉर्मेट में स्टोर करना जिस पर हम एनालिसिस रन करें, दैट इज़ ऑफ अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर एवरी कंपनी, राइट. अभी मैंने नहीं सोचा कि मैं उस पर प्रेडिक्टिव एनालिसिस कैसे रन करूँगा, बट लेट्स अज्यूम कि मैंने दी कंपनी प्रोडक्ट टीम दी मैनेजर्स कम ऑन लाइक कल आपको सुबह ऑफिस में मिले, उन्होंने बोला कि चलो हम ये एनालिसिस रन करना चाहते हैं, बट वो कर नहीं सकते. वाई? क्योंकि उनके पास डेटा ही नहीं है, पास्ट प्रेजेंट डेटा नहीं है. सो कंपनीज आर इन्वेस्टिंग ह्यूजली ऑन देयर डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर कि जो हमारा एनालिटिक्स की लाइफ साइकिल है, वेन एवर द नीड अराइजेज दे हैव ऑल द डेटा इन स्ट्रक्चर फॉर्मेट सो दैट दे कैन रन इट. एंड एज द सेइंग हैज बीन गोइंग फॉर द लास्ट 10 years कि डेटा इज़ द न्यू ऑयल, राइट. तो सबसे पहले आता है हमारा ETL प्रोसेस. तो ETL प्रोसेस क्या होता है? ETL स्टैंड्स फॉर एक्सट्रैक्शन, ट्रांसफ़र, ट्रांसफॉर्म एंड लोड. कि मैंने डेटा कहीं से एक्सट्रैक्ट करा, E स्टैंड्स फॉर एक्सट्रैक्ट, T स्टैंड्स फॉर ट्रांसफॉर्म एंड L स्टैंड्स फॉर लोड. तो ETL प्रोसेस क्या होता है? इट्स अ इंटीग्रेशन प्रोसेस दैट कंबाइंस डेटा फ्रॉम मल्टीपल डेटा सोर्सेज into a single consistent data store that is loaded into a data warehouse or the target system. तो लेट्स अज्यूम कि मेरे पास डिफरेंट सोर्सेज ऑफ डेटा है, राइट. कि मेरे को यूज़र इन्फॉर्मेशन अलग अलग जगह से एक्सट्रैक्ट करनी है. अब मेरे को अगर कभी उस पर एनालिसिस रन करनी है तो मैं ऐसा तो नहीं है कि हर एक सोर्स पे क्वेरी करूँगा या हर एक सोर्स से उस टाइम पे डेटा लेके आऊँगा. तो व्हाट वी डू इज़ कि वी ऑलरेडी एक्सट्रैक्ट दैट डेटा, वी ट्रांसफॉर्म दैट एज पर आर यूज केसेज, एज पर आर नीड, एंड लोड इट इनटू अ डेटा वेयरहाउस और आर टारगेट सिस्टम, जो भी हम इंफ्रास्ट्रक्चर फॉलो कर रहे हैं. तो एक्सट्रैक्ट डेटा फ्रॉम सोर्स सिस्टम्स, ट्रांसफॉर्म डेटा इनटू डिजायर्ड स्ट्रक्चर एंड लोड इनटू डेस्टिनेशन. तो ये बहुत बेसिक सा ETL प्रोसेस है, हम इसको ज़्यादा डीप में डिस्कस नहीं कर रहे. सो इस पर हम एक पूरी अलग वीडियो डिस्कस करेंगे कि ETL प्रोसेसेस कौन से होते हैं, लाइक जिसमें हम टेक स्टैक बेसिकली डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर द इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स या बेसिक ETL tools and technologies that exist that company use, and बेस्ट प्रैक्टिसेस हम उसमें कैसे करते हैं, क्या करते हैं, कुछ हम अभी भी डिस्कस करेंगे. तो डेटा प्रोसेसिंग जब हमने करा, राइट, हमने एक्सट्रैक्ट करा डेटा, आपको ध्यान करना है कि हमारे पास डुप्लीकेट डेटा नहीं होना चाहिए. कि जब भी मैं एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ कि मैंने लेट्स अज्यूम कि सेम सोर्स से डेटा 2 बार एक्सट्रैक्ट कर लिया, तो जो मेरा डेस्टिनेशन है वहाँ पर डुप्लीकेट्स ना हो. कि मेरी जो एनालिसिस है दैट इज़ इम्पैक्टेड ह्यूजली इफ़ माई ETL प्रोसेसेस कहीं पे भी कुछ गलत हो रहा होगा. तो कुछ एनालिसिस ऐसी होती हैं, मोस्टली इन प्रेडिक्टिव और प्रिस्क्रिप्टिव, जहाँ पे हमें मिसिंग वैल्यूज पोज अस अ प्रॉब्लम. सो वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड, अगेन डिपेंड्स ऑन यूज केसेस टू यूज केसेस, इज़ कि जहाँ पे भी मिसिंग वैल्यूज होती है हम उनको मीन, मीडियन या मोड से रिप्लेस कर देते हैं. बट या दिस इज़ वेरी यूज केस स्पेसिफिक, वरना जहाँ पे होता है हम उसको नल वैल्यूज, ज़ीरो, फॉल्स ऐसे भी रिप्लेस कर सकते हैं. या डेटा वैलिडेशन. नाउ बिफोर स्टोरिंग एनी डेटा यू नीड टू वैलिडेट इट. वेरी सिंपल एग्जांपल, अगर हम बोलें कि मैंने स्टोर कर रहा हूँ कि यूज़र का एक्सपेंडिचर के देर मंथली एक्सपेंडिचर, राइट. तो जो उसका एक्सपेंस अमाउंट होगा, डेटा शुड बी वैलिडेट कि अमाउंट में मेरे को हमेशा नंबर मिल रहा है. तो चलो एक गवर्नमेंट स्कीम्स के एग्जांपल लेते हैं, राइट. कि जहाँ पे भी विलेजेस में कोई भी गवर्नमेंट स्कीम्स चल रही हैं, वहाँ पे भी अभी भी आप देखोगे तो यूजली
जो सबसे पहला डेटा लेवल एंट्री जॉब होती है, सो दैट हैपन्स ऑन पेन एंड पेपर. वहाँ पे लोग पेन पेपर पे डेटा फुल इनपुट करते हैं, फिल करते हैं, एंड उसके बाद वो कंप्यूटर में इनपुट करते हैं बाद में, या फिर सम अदर पर्सन टेक्स इट ऑन द कंप्यूटर, राइट. सो देयर इज अ लॉट ऑफ प्रोसेसेस दैट इज हैपनिंग. सो बट वेन एवर एनीवन इज एंटरिंग डेटा ना, मोस्ट ऑफ द टाइम्स डर्टी डेटा वो पुट कर देते हैं कि ठीक है यार, उनको फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो वो कुछ भी डाल सकते हैं. सो यू शुड मेक योर सिस्टम स्मार्ट इनफ कि कोई गलत डेटा, इतना गलत डेटा ना इनपुट कर पाए. कि अगर कोई, मैं बोल रहा हूँ कि एज है, तो एज नंबर तो होनी चाहिए, बट इतना भी हो सकता है कि यार एज 100 से ज़्यादा, चलो 110 से ज़्यादा कभी हो ही नहीं सकती, होनी नहीं चाहिए, राइट. 0 से कम नहीं होना चाहिए. सो सर्टेन very basic data validation checks that seems very basic but are very important while creating your data infrastructure. तो अब एक छोटा सा हमने बस एक रोड मैप बनाया मैंने कि जो डेटा की लाइफ साइकिल है कि हम उसमें कैसे करते हैं. कि सबसे पहले हम डेटा कलेक्ट करते हैं ETL प्रोसेसेस में. डेटा माइट बी स्ट्रक्चर्ड, माइट बी अनस्ट्रक्चर्ड. तो टेक्सचुअल डेटा हो सकता है, वीडियो डेटा हो सकता है, ऑडियो डेटा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. फिर हमने डेटा को क्लीन करा, इनकरेक्ट डेटा हटाया, जो भी हमने डेटा वैलिडेट करना था, डेटा को ट्रांसफॉर्म करा, डेटा को लोड करें ना डेस्टिनेशन, डेटा वैलिडेशन, एंड देन फाइनली वी रन द डेटा एनालिसिस ऑन दिस डेटा, राइट. तो अब हम आते हैं कि हमने डेटा एक्सट्रैक्ट तो करा, ट्रांसफॉर्म तो करा, अब हम उसको लोड कहाँ करते हैं. लोड हम करते हैं डेटा वेयर हाउस पे. बट व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ डेटा वेयर हाउस. तो बहुत सिंपल है, जैसे हमने अभी भी डिस्कस करा. डेटा वेयर हाउस इज अ सिंगल कंप्लीट एंड कंसिस्टेंट स्टोर ऑफ डेटा ऑब्टेन फ्रॉम अ वैरायटी ऑफ डिफरेंट सोर्सेज मेड अवेलेबल टू एंड यूजर्स. तो बेसिकली कंपनी के लिए डेटा वेयर हाउस क्या हुआ कि मेरा एक सिंगल सोर्स ऑफ ट्रूथ है, कि मेरा सिंगल सारा डेटा इधर है जो भी मेरे को जिस पे एनालिसिस रन करनी है, विच हैव बीन compiled from different sources. That might be its traditional databases, that might be some external sources, that might be any input from the users, anything. बट जो मैं फाइनल एनालिसिस रन कर रहा हूँ वो मेरे डेटा वेयर हाउसेस पे हो रही है. बहुत सारे रीजन होते हैं इसके. बहुत वन सिंपल रीज़न कि इससे कॉम्प्लेक्सिटी कम होती है एंड कॉस्ट कम होती है. बट अगेन कॉस्ट इज़ वेरी सब्जेक्टिव इन दिस सेंस कि इट ऑल्सो डिपेंड्स हाउ यू आर मेंटेनिंग इट. सो मेंटेनिंग अ डेटा वेयर हाउस is again a very important job for the companies these days to take care of because of cost factor and maintenance. कि उसको प्रॉपरली आप मेंटेन करो तो ये कंपनी का कॉस्ट रिड्यूस कर देती है. बट अगर कहीं पे भी हमने इंडेक्सिंग गलत कर दी या फिर स्टोरिंग कहीं पे हमने मेथड सही से फॉलो नहीं करे, सो इंस्टेड ऑफ रिड्यूसिंग द कॉस्ट इट कैन ऑल्सो एक्सपोनेंशियली राइज फॉर द कंपनीज. सो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टास्क फॉर दीज कंपनीज. तो डेटा वेयर हाउस तो ये हमारा कॉन्सेप्ट हो गया. डेटा वेयर हाउसिंग क्या होती है? इट्स अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग डेटा इनटू इन्फॉर्मेशन. कि अभी डेटा है मेरे पास, अब डेटा से मैंने इन्फॉर्मेशन, कुछ इंसाइट्स निकालनी है एंड मेक इट अवेलेबल टू द एंड यूजर्स. दोज एंड यूजर्स माइट बी योर कस्टमर्स, दोज एंड यूजर्स माइट बी योर इंटरनल बिजनेस यूजर्स, योर प्रोडक्ट टीम, योर कस्टमर्स टीम, एनीथिंग, राइट, इन अ टाइमली इनफ मैनर टू हेल्प टेक अ डिसीजन, मेक अ डिफरेंस. अब हम आते हैं कि जो डेटा वेयर हाउस है उसमें जो हम डेटा स्टोर करते हैं उसके कॉन्सेप्ट्स क्या क्या होते हैं. तो वन ऑफ द मोस्ट फेमस कॉन्सेप्ट्स इज OLAP, दैट इज ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग, राइट. तो डेटा वेयर हाउस में डेटा स्टोर हो गया, उसके बाद मैंने जो क्वेरीज कर रहा हूँ ना, सो दैट इज रिलेटिवली लो वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन होती है मेरे डेटा वेयर हाउस पे, इफ आई एम फॉलोइंग दी OLAP कॉन्सेप्ट. लेकिन एग्रीगेट कॉम्प्लेक्स क्वेरीज रन करते हैं हम इसमें. एंड OLAP डेटाबेस में जो हम स्कीमा फॉलो करते हैं दैट इज़ मोस्टली स्टार स्कीमा. तो आई थिंक ज़्यादा कुछ अभी क्लियर नहीं होगा इस स्लाइड से. स्टार स्कीमा क्या आ गया यहाँ पे, ये लो लेवल ऑफ ट्रांजैक्शंस का मतलब क्या है यहाँ पे, तो उसको थोड़ा और डिस्कस करते हैं. स्टार स्कीमा भी हम डिस्कस करेंगे लास्ट में, लेकिन अभी थोड़ा OLAP पे और डिस्कस करते हैं. तो OLAP हमारा कॉन्सेप्ट हो गया कि हाउ डू वी स्टोर आर डेटा, हाउ डू वी क्वेरी दिस डेटा, राइट. तो हम इसमें बोल रहे हैं कि रिलेटिवली लो वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शंस हैं. वाई? क्योंकि OLAP में हम क्या करते हैं कि हम अपना ना जो रॉ डेटा है उसके साथ साथ जो हमारा एग्रीगेटेड डेटा है वैसे ही हम क्वेरीज रन कर रहे हैं इस पर. तो कॉम्प्लेक्स क्वेरीज हो जाती हैं
लेकिन द नंबर ऑफ क्वेरीज आर लेस, सॉरी, या नंबर ऑफ क्वेरीज आर लेस बिकॉज जो हमने क्वेरीज रन करी हैं, सो दैट इज मोस्टली कॉम्प्लेक्स. तो ओला में बेसिकली हमने क्यों बोला कि कॉम्प्लेक्स क्वेरीज हैं? तो एक सिंपल सा एग्जांपल से समझते हैं कि लेट्स अज्यूम कि a child is in 10th grade, right? Now the parents of the child query the teacher ki how will my son perform in the board exams. ठीक है, तो इसमें क्वेरी क्या लगेगी? ओला में हम एग्रीगेट कॉम्प्लेक्स क्वेरी क्यों लगेगी कि हम लास्ट 5 साल का डेटा उसका एक्सट्रैक्ट करेंगे, या फिर लेट्स अज्यूम लेट्स एक्स अमाउंट एक सीरीज ऑफ डेटा, लेट्स अज्यूम के पास स्कूल के पास उसका 3 साल का डेटा है, तो 3 साल का डेटा एक्सट्रैक्ट करेंगे, उसको कुछ एनालिसिस रन करेंगे कि कैसे परफॉर्म करा उसने लास्ट 3 ईयर्स में, एंड देन दे विल से कि हाउ इज़ द स्टूडेंट गोइंग टू परफॉर्म इन द 10th बोर्ड एग्जाम्स. तो लो वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन है, लेकिन जो क्वेरी है दैट आर कॉम्प्लेक्स. डेटा क्यूब क्या होता है? इट्स अ मल्टी डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा टुगेदर विद ऑल पॉसिबल एग्रीगेट्स. तो वी आर स्टोरिंग ऑल पॉसिबल एग्रीगेट्स ऑफ डेटा इन अ मल्टी डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन, राइट. तो क्यूब से आपको समझ आ रहा है कि 3D व्यू है, ठीक है. एंड वाई हम इसको क्यूब ही क्यों बोलते हैं? वाई आर वी कंसिडरिंग एनी अदर डायमेंशंस? बिकॉज ह्यूमन्स को मोस्ट ईजिली 3 डायमेंशन तक ही वो कॉम्प्रेंड कर पाते हैं एट मोस्ट. सो वी कंसिडर्स कि डेटा क्यूब इज द व्हाट वी कैन थिंक ऑफ. स्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट क्या आता है इसमें कि हमने अब जैसे कोई मेजर करा हुआ है डेटा वहाँ पे इन अ डेटा क्यूब, सो विल टेक अ स्लाइस ऑफ 3D डेटा बाय स्पेसिफाइंग अ वैल्यू फॉर वन और मोर डायमेंशंस. कि मेरे इसमें 3 डायमेंशंस हैं, उसमें मैंने कुछ एक या एक से ज़्यादा डायमेंशंस पे कुछ फिल्टर लगा दिया, कोई वैल्यू स्पेसिफाई कर दी, एंड देन आई एम स्लाइसिंग अ क्यूब, द डेटा क्यूब. सिमिलरली डाइसिंग क्या हो गई कि मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई वैल्यू करा था, डाइसिंग में आई एम स्पेसिफाइंग अ रेंज फॉर द एट्रीब्यूट वैल्यूज़. तो एक सिंपल सा एग्जांपल है. सो ऑल दीज इमेजेस, दिस इमेज हैव बीन टेकन फ्रॉम गूगल इंटरनेट. अरे माय बैड. या तो इसमें क्या हमने एग्जांपल लिया है कि इट्स अ 3 डायमेंशनल क्यूब, ठीक है. Q1 की सेल्स में देख रहा हूँ, क्वार्टर वाइज सेल्स ऑफ वॉफल्स, पैनकेक्स, कुकीज, आइसक्रीम फॉर अ स्टोर डिपेंडिंग ऑन इट्स लोकेशन. कि पेरिस में कितना सेल हुआ, लियोन में कितना सेल हुआ Q1 में फॉर वॉफल्स, पैनकेक्स कितना सेल हुआ, नाइस में कुकीज़ का Q3 में कितना सेल हुआ, सो ऑन. सो आई हैव ऑल दिस इन्फॉर्मेशन. सो एग्जाम्पल में हमने ये स्पेसिफाई करा है, यू वॉन्ट टू समराइज सेल्स बाय स्पेसिफिक प्रोडक्ट, दीज आर द प्रोडक्ट्स, बाय द टाइम एंड बाय द लोकेशन. तो हमने एक 3D डेटा क्यूब हमने एग्रीगेट करके स्टोर करा हुआ है इन आर डेटा वेयर हाउस, ठीक है. अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग दूसरा कॉन्सेप्ट आता है. अगर हम ओलैप यूज़ नहीं करें, सो दी अदर वन इज़ यूजली OLTP विच इज़ ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग. तो OLTP में हम क्या करते हैं? सो दिस इज़ बेसिकली लास्ट नंबर ऑफ शॉर्ट ट्रांजैक्शंस. तो इसमें जो क्वेरीज हैं वो मेरी सिंपल है, बट जो मेरा क्वांटम है दैट इज़ हाई. वाई? क्योंकि आई एम मैन्युफैक्चरिंग फास्ट क्वेरिंग एंड मेंटेनिंग इंटीग्रिटी ऑफ डेटा. सेम एग्जांपल जैसे हमने पहले लिया कि मैं स्टूडेंट इज़ इन क्लास 10th, पेरेंट्स पूछते हैं टीचर से कि हाउ इज़ द स्टूडेंट गोइंग टू परफॉर्म. सो द टीचर विल से कि अभी लास्ट 3 months में ऐसा परफॉर्म करे. सो द प्रोबेबिलिटी द लास्ट 3 months में ही गॉट एन A इन ऑल हिज पेपर, सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग परफॉर्मिंग वेल इन बोर्ड इज़ वेरी हाई. तो OLTP में हमने शॉर्ट ड्यूरेशन पे हमने देखा है. ओलैप में वी वर कंसिडरिंग 3 years ऑफ डेटा, यहाँ पे हमने सिर्फ 3 months का कंसिडर करा था, लास्ट अवेलेबल डेटा, ऐसा भी समझ सकते हो आप, राइट. तो इसमें सिंपल डेटाबेस हम रखते हैं. ओलैप में हम थोड़ा एग्रीगेट डेटा भी स्टोर रखते हैं, एंड डेटा क्यूब एंड कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे आ जाता है. अगेन इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन राइट इन द कमेंट्स एंड विल डिस्कस. लास्ट टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे, जो हमने ओलैप में भी देखा, विच वॉज स्टार स्कीमा, राइट. स्टार स्कीमा क्या होता है? तो ओलैप में हमने देखा कि हम स्टार स्कीमा डेटा स्टोर कर रहे थे. तो सिंपल सा हम क्या करते हैं इसको, एक बार आप इमेजिन करो, पहले स्टार है मेरा, ठीक है. तो मिडिल से अलग अलग ब्रांचेस कट हो रही हैं, या फिर अलग अलग मेरा जो मेन टेबल है वहाँ से मैं मल्टीपल ट्रांजैक्शंस टेबल को मैप कर पा रहा हूँ. तो इसका एक बार डेफिनेशन देखते हैं. सो इट इज़ अ डेटाबेस ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एक स्टार स्कीमा ऑप्टिमाइज फॉर यूजिंग डेटा वेयरहाउस और बिजनेस इंटेलिजेंस. जब भी हम डेटा वेयरहाउस बोल रहे हैं, हम बोलते हैं कि हम स्टार स्कीमा फॉलो कर रहे हैं, या दूसरा एक और आता है स्नोफ्लेक स्कीमा फॉलो कर रहे हैं. आज के वीडियो में हम सिर्फ स्टार स्कीमा डिस्कस करेंगे. स्नोफ्लेक स्कीमा विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियोस.
तो इसमें हम क्या करते हैं कि देयर इज अ सिंगल लार्ज फैक्ट टेबल टू स्टोर ट्रांजैक्शंस और मेजर डेटा एंड वन और मोर स्मॉलर डायमेंशनल टेबल्स दैट स्टोर एट्रीब्यूट्स अबाउट द डेटा। तो मेरी जो मेन टेबल है वो मेरी सिंगल सोर्स है, सिंगल टेबल में मैंने सारा मेन डेटा रखा हुआ है एंड जो भी उसके कॉरस्पॉन्डिंग अगर लाइक द टेबल इज गेटिंग टू यूज और इफ आई कैन क्रिएट ईजी रिलेशंस विद द ट्रांजैक्शन टेबल्स, I'll create the transaction tables also attached to the fact table. So it is very simple, right? अभी तक हमने देखा कि हमने कुछ नहीं करा, एक मेन टेबल रख ली विच वॉज द फैक्ट टेबल, ठीक है, और जो उसके कॉरस्पॉन्डिंग ट्रांजेक्शन मेजर डेटा था सो स्मॉलर डायमेंशनल टेबल्स में उसको मैंने स्टोर कर दिया, मेटा डेटा टाइप्स भी सोच सकते हो आप। तो ईजी टू स्ट्रक्चर, ईजी टू इम्प्लीमेंट, वेरी लार्ज। तो एक मेरी फैक्ट टेबल हो गई, डायमेंशन टेबल्स मैंने स्टार स्कीमा से अटैच कर दिया। सो दिस इज द डेफिनेशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ स्टार स्कीमा। सो आई होप दिस वॉज इन्फॉर्मेटिव, कुछ नया सीखा होगा आपने। कुछ भी क्वेरी हो, कोई भी फीडबैक हो, इफ़ यू थिंक कि इनफ क्लैरिटी नहीं मिली या फिर कुछ और टॉपिक्स हम और डेप्थ में डिस्कस कर सकते थे, या फिर और आप कुछ और टॉपिक्स आप डिस्कस करना चाहते हो, सो फील फ्री टू राइट इन द कमेंट सेक्शन। विल बी हैप्पी टू टेक द फीडबैक एंड इम्प्रूव एज द टाइम गोज। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, साथ पढ़ते हैं साथ बढ़ते हैं। सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम।